हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। ये आपकी अरेंजमेंट क्लास है। यहाँ पर हम हिंदी पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 7 में हिंदी में पढ़ा था पानी रे पानी, अनुपम मिश्र जी द्वारा लिखित ये कहानी। और आज हम इसी पाठ के सारांश और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था यतेंद्र अनुपम मिश्र द्वारा लिखित पानी रे पानी। आज हम इनका जीवन परिचय, पाठ का सारांश कि क्या चीज हमने यहाँ इस चैप्टर में पढ़ा, इस पाठ में पढ़ा। अनुपम मिश्र एक प्रखर लेखक, संपादक और जाने माने पर्यावरणविद होने के साथ साथ छायाकार भी थे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए हैं, आज भी खरे हैं। तालाब उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। ब्रेल लिपि सहित इनका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। साफ माथे का समाज उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। वे गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संपादक और संस्थापक और संपादक भी रहे हैं। तो इस चैप्टर में बेटा हमने पानी रे पानी, इसमें क्या कुछ पढ़ा है, पहले एक बार सारांश के रूप में इसको पढ़। तो हमारी मल्हार बुक का पाठ है कहानी पानी रे पानी। ये जो लेख है ये जल चक्र की प्रक्रिया से शुरू होता है, जहां पर लेखक ने हमें सबसे पहले ये बताया कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये पानी इतना आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। और जब ये पानी धरती में गिरता है, जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है, इतना पानी आता है और बरसात के तुरंत बाद यानी जैसे ही बारिश खत्म हो जाए कुछ मिनटों बाद वो सारा पानी आपका जो है धरती में समा जाता है। कहाँ चला जाता है ये पानी, है ना। तो जल चक्र के बारे में उन्होंने शुरुआत में बताया और शुरू होकर आज की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है कि आज इस पानी से क्या समस्याएं हो रही हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे पानी समुद्र से भाप बनकर उठता है, बादल बनता है और फिर बारिश के रूप में धरती पर गिरता है। लेकिन आज के समय में पानी की भारी कमी और बाढ़ जैसी विपरीत स्थितियां एक बड़ी समस्या बन चुकी है। गर्मियों में नलों में पानी नहीं आता और लोग मोटर लगा करके दूसरों का हक छीन लेते हैं, जबकि बरसात में बाढ़ से घर, सड़कें और शहर डूब जाते हैं। यह दोनों ही स्थितियां, अकाल और बाढ़, इस बात का संकेत है कि हमने प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे तालाबों और झीलों की अनदेखी की है। लेखक गुल्लक की तुलना धरती से करते हैं। जिस प्रकार से हम गुल्लक में पैसे भर के रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब हम उस गुल्लक से पैसे निकाल लेते हैं या उसको फोड़ देते हैं, इसी प्रकार से लेखक ने इस पाठ में बताया कि जिस प्रकार से बच्चों आप लोग गुल्लक में धीरे धीरे क्या करते हो, पैसों को जमा करके एक बड़ा जो है आप जो रकम या बड़ी जो है अमाउंट आप अपने पास जमा कर लेते हो, ऐसे ही धरती के अंदर भी जो है एक बहुत बड़ा भंडार है। जो पानी वर्षा में बारिश के रूप में आ रहा है वो हमारी धरती में के अंदर जो है उस भंडार में जमा हो रहा है और पूरे साल हमें वही पानी जो है फिर हम उसी को ही हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां वर्षा का पानी जमा करके पूरे साल उपयोग किया जाता है। अंत में संदेश दिया है कि हमें जल चक्र को समझकर पानी का संचय करना चाहिए और जल स्रोतों की रक्षा करनी चाहिए, वरना हम पानी की गंभीर समस्याओं में फंसते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ लेखक बताते हैं कि हमने क्या किया है। हमने जहाँ नदियां, तालाब और झरने थे,
उन सबको हमने क्या कर दिया है, उन सबको हमने या तो उसे प्लेन कर दिया, समतल बना दिया, और समतल बना करके वहां पर अपनी फैक्ट्रियां बना दी, अपने सिनेमा घर बना दिए, वहां पर बड़े बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े घर बनाए जा रहे हैं। जो बरसात का पानी है, यदि हमारे आसपास तालाब होंगे तो तालाब क्या करता है, तालाब में पहले वो पानी जमा होता है और फिर वो वहीं उसी स्थान में धरती के नीचे जो है पानी जमा हो जाता है। और जब हम मोटर के माध्यम से निकालते हैं उस पानी को, है ना, जो बड़े बड़े मोटर्स होते हैं उनके माध्यम से निकालते हैं, तो यदि हमारे क्षेत्र में पर्याप्त पानी जमा होगा धरती के नीचे तभी तो वो पानी आएगा। वरन यदि हमने सारी धरती में जो है मिट्टी का नामो निशान ही मिटा दिया है, तो मिट्टी उस पानी को सोखेगी तभी तो उसके अंदर पानी जमा होगा। जब तक आप गुल्लक में पैसे नहीं डालोगे तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? आपने गुल्लक रख दी और उसमें पैसे ही नहीं डाले, है ना, तो वो क्या होगा, वो आपका, या आपके पास पैसे हैं तो आप गुल्लक में नहीं डालोगे तो खर्च दोगे उसे, गुल्लक में डालने से वो आपके सुरक्षित रहते हैं। तो जो तालाब होता है, तालाब में जब बारिश होती है तो वो पहले पानी जमा होता है, धीरे धीरे वो तालाब उस पानी को सोख लेता है, वो छन करके एक भंडार की तरह जो है हमारी धरती के अंदर रहता है, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो वहां से वो पानी निकाला जाता है और उस पानी से जो है सभी लोगों को, शहरों में सभी लोगों को वो पानी बांटा जाता है, जो कि हमारे घरों में सुबह और शाम आता है। तो ये पानी भी धरती के नीचे से ही आ रहा है, ये पानी कहीं और से नहीं आ रहा है। इस पानी को भी धरती के अंदर से ही हम निकालते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, हमने तालाबों को सुखा दिया, जो हमारे झरने हैं, झील हैं, सबको सुखा दिया, यानी कि वहां पर हमने उनको समतल कर दिया और कहीं भी हमारे आसपास अब तालाब नहीं बचे हैं। तो इससे हमें क्या नुकसान होगा, पानी हमारे जो धरती के नीचे जो हमारे आसपास क्षेत्र होगा वहां पर पानी की कमी हो जाएगी और गर्मियों में हमें जो है पानी के संकट से जूझना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जल स्रोतों को जो है, अपने जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनको बनाए रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए ताकि हमें पर्याप्त पानी मिल सके। आपने देखा होगा कि जब गर्मी का मौसम होता है तो पानी बहुत कम आता है, क्योंकि धरती का भंडार खत्म हो जाता है, क्योंकि आप जमा किए हुए पानी को कितना रखोगे, और यदि आपने पर्याप्त रूप से जमा किया है तो फिर आपको पानी की कमी महसूस नहीं होगी। और अगर उसमें पानी कम हो गया, क्योंकि गर्मियों में पानी का वाष्पीकरण भी हो जाता है और जो नदियां हैं वो कहाँ, सब समुद्र में चली जाती हैं। तो पानी जो है, जब तक आप पानी को यूज करते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि गर्मियों में सूखा पड़ जाता है, आपके नल जो हैं बिल्कुल अकाल पड़ जाता है, लोगों को पानी की बहुत भारी समस्या होती है। तो ये यही कारण है क्योंकि हम प्राकृतिक जल स्रोतों का जो है हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और वो पानी जो है धरती के नीचे ना रह करके उसका जो है संचय नहीं होता है, वो इकट्ठा नहीं होता है और वो सीधे चला जाता है समुद्र में। ठीक है, तो हमें जो है पानी को बचाना है तो पर्याप्त जल जो हमारे स्रोत हैं प्राकृतिक उनको बनाए रखना चाहिए ताकि हमें पानी की समस्या से न जूझना पड़े। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने ये भी बताया है कि अत्यधिक पानी भी जो है हमें नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जब बरसात होती है तो उस समय बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है जिससे लोगों के घर डूब जाते हैं, सड़कें डूब जाती हैं, लोग जो हैं डूब जाते हैं। तो लोगों को जो है अनेक प्रकार की जनहानि, कई प्रकार से जो है नुकसान होता है। और अत्यधिक जब पानी की कमी होगी तो उससे अकाल पड़ जाता है, लोग मरने लग जाते हैं प्यास से। तो दोनों ही स्थितियां हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और यदि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप रखती है तो फिर इंसान धरा का धरा रह जाता है। इंसान की वो जो तकनीक है, जिससे जो है इंसान अपने आप को जो है साइंस से बहुत ऊंचा बताता है, वो सब फेल हो जाते हैं।
और अगर ऐसा ही है तो क्यों ऐसी जो है तकनीक नहीं बनाई गई है जिससे बाढ़ ना आए, जिससे प्राकृतिक आपदाएं ना आई। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे साइंस से ऊपर हमारी प्रकृति है। प्रकृति का कहर यदि हम लोगों पर या इंसान पर बरस गया तो फिर जो है हमारी सारी जो तकनीकी ज्ञान है, जिसे मना मानव जो है अपने आप को बहुत बहुत जो है ज्ञानी समझने लग गया है, तो क्या उस मानव के पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है कि वो लोगों को बाढ़ से बचाए, वो लोगों को उस अकाल से बचाए? तो ऐसा हमें प्रकृति से जो है छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, है ना। आज हम मानव जो है बहुत अपने आप को विकसित समझ रहा है, बहुत हम आगे चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए प्रकृति के सामने मानव कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जहां प्रकृति का कहर बह बरस गया तो मानव जो है बस हाथ मलते रह जाएगा, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमें प्रकृति को सुरक्षित रखना चाहिए, तभी प्रकृति हमें भी सुरक्षित रखेगी। नहीं तो हम जितनी छेड़छाड़ करेंगे प्रकृति भी हम पर उतना ही जो है कहर बरसाएगी। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे चारों तरफ पर्याप्त जल स्रोत हैं उनको हम बंद ना करें। उस जमीन के लालच में वहां हम अपने बड़े बड़े जो है भवन बना देते हैं, बड़े बड़े सिनेमा घर हम बना देते हैं, प्रकृति को हम जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तो प्रकृति फिर हमें नुकसान पहुंचाती है। कल की क्लास में भी मैंने आपको डिस्कस बताया था कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए आपने देखा होगा कई घटनाएं होती हैं, पूरा शहर बह जाता है, पूरा जो है गांव बह जाता है। वास्तव में यदि हम पहले से देखें तो जो शहर बहा है वो पहले शहर नहीं था। हम इंसानों ने वहां पर जमीन के लालच में उस नदी के रास्ते में ही अपना शहर बसाया है ना। क्योंकि पानी की कमी के कारण कहीं ना कहीं वो पानी सूख जाता है कई साल बाद, और वो जो पानी सूख जाता है और हम उसी जमीन में जो है, क्योंकि वो पहले तो नदी का रास्ता था, पहले वहां नदी आती थी और अब वहां नदी नहीं आती है। इसलिए जैसे यहाँ से जो है पहले कोई नदी बह रही है ना इस तरह से, और धीरे धीरे ये नदियां सूखने लग जाती है क्योंकि पानी की कमी हो रही है। जब ये नदी सूख रही है तो इंसान ने क्या किया, इंसान ने इस नदी पर अपना कब्जा कर, ठीक है, इस जमीन को, जो नदी का रास्ता था उस पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर बना दिए बड़ी बड़ी भवन। अब क्योंकि अभी तो नदी सूखी हुई है, लेकिन प्रकृति कब कैसा कहर बरसाए ये किसी को नहीं पता। तो फिर क्या होता है, फिर कभी अगर नदी तेज बहाव में आएगा तो वो अपना रास्ता तो चुनेगा ही। तो या तो वो सारा शहर लेकर जाएगा या फिर वो यहाँ से अपना रुख बदलेगा, अपना रास्ता बदलेगा, और इसके अगल बगल जितने भी लोग हैं या तो वो उन इस नदी की चपेट में आएंगे या तो फिर जो नदी में बसे हुए लोग हैं वो इसकी चपेट में आएंगे। तो प्रकृति हमारे साथ जो है कुछ बुरा नहीं कर रही है, हम स्वयं अपने साथ बुरा कर रहे हैं क्योंकि हम प्रकृति से ही छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो नदी का रास्ता है, उस नदी के रास्ते को हमने क्या कर दिया है, कब्जा दिया है, उस पर अपने बड़े बड़े भवन बना दिए। तो क्या इंसान का बना हुआ बड़ा बड़ा भवन जो है किसी प्रकृति के कहर से बच पाया है? नहीं। तो कहीं ना कहीं फिर लोगों को इसका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा क्योंकि वो नदी का रास्ता है। तो फिर इधर बस्ती पहले बसी थी तो या तो इधर की बस्ती वाले जाएंगे या फिर जो नदी में बसे लोग हैं वो जाएंगे। तो हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, है ना। तो चलिए, इस पाठ में हमें लेखक ने यही समझाया है कि हम यदि प्रकृति के साथ, जो हमारी प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमें कभी बाढ़ जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा और कभी जो है अकाल जैसी स्थितियों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो दोनों ही स्थितियां हमारे लिए जो है ठीक नहीं है। इसलिए हमें प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये जो है हमारे लिए
और लोगों के लिए, मनुष्य के लिए, पशु पक्षियों सबके लिए जो है हानिकारक है। तो आइए इस पाठ के हम कुछ शब्दार्थ भी लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक तरफ आप शब्द लिखेंगे और दूसरी तरफ आप लिखेंगे अर्थ। एक तरफ आप शब्द लिखिएगा, दूसरी तरफ आप लिखिएगा अर्थ। चलिए चलिए जल चक्र का अर्थ होता है पानी का प्राकृतिक चक्र। जल चक्र का अर्थ है पानी का प्राकृतिक चक्र, जिसमें पानी भाप बनकर बादल बनता है। जल चक्र जानते हैं ना आप? जब पानी समुद्र से जो है पानी वाष्प बन करके कहाँ जाता है? बादल के रूप में। ठीक है, और बादल जब भारी हो जाता है उसमें पानी की बूंदें ज्यादा हो जाती हैं, फिर वो बारिश बन जाती है। तो बारिश के रूप में गिरता है और नदियों के रास्ते पुनः वो समुद्र में चला जाता है ना। तो जो समुद्र का पानी था पुनः जो है वो फिर से समुद्र में आ जाता है। गुल्लक होता है मिट्टी या धातु का बर्तन, सभी के पास होगा, बच्चों के पास, जिसमें पैसे जमा किए जाते हैं। तो सभी के घरों में गुल्लक रखे जाते हैं। भूजल का अर्थ होता है जमीन के नीचे जमा पानी। भूजल का अर्थ होता है जमीन के नीचे जमा पानी। अकाल कहते हैं सूखे को, जब पानी की बहुत कमी हो उसे अकाल कहते हैं। बाढ़ कहा जाता है बारिश के कारण पानी का ज्यादा बहाव, जिससे बस्तियां डूब जाती हैं। जल स्रोत पानी की स्रोत जैसे नदियां, तालाब, झील। वर्षा यानी कि बारिश। मोटर पानी खींचने की मशीन। ठीक है। कमी अर्थात कमी या अभाव। खजाना कहते हैं जमा हुआ धन या संसाधन। लालच ज्यादा पाने की इच्छा। संभावना देखभाल करना या सुरक्षित करना। चलिए इन सभी शब्दार्थ को आप लिख लीजिएगा। एक तरफ शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ आप लिखेंगे अर्थ, शब्दार्थ, हेडिंग डालिएगा। तो पूरे चैप्टर के शब्दार्थ लिख लीजिएगा। तो बच्चों आज की क्लास में आपने चैप्टर जो आपका पानी रे पानी, इस चैप्टर का सारांश हमने किया और साथ में इसके जो कठिन शब्दार्थ थे उनको लिखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।